आज सबसे पहले बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के बीच छिड़े सियासी युद्ध की, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाले शोले हैं। सियासी फायदे के लिए धार्मिक कलेश है। असम से लेकर तेलंगाना तक जुबानी फायरिंग है। सच में देखा जाए तो ये सियासत का 2 रुपए के भिखारी वाला संस्करण है। वोट के लिए नेता कैसे मर्यादा का हनन कर रहे हैं, आपको हम बताएंगे। कैसे भाषा की लक्ष्मण रेखा को पार किया जा रहा है, ये भी आप समझ ही जाएंगे। तो सत्ता के सभी न्यूज मित्र ध्यान से सियासी कलेश वाली इस कुंजी को आप जरूर देखिए। पूरी कहानी यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल में ही मियां मुसलमान पर बयान दिया था, रुपए वाली टिप्पणी की थी। इसका जवाब ओवैसी ने उसी भाषा में, उसी अंदाज में तेलंगाना से दिया है। तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली के दौरान ओवैसी ने तल्ख तेवर के साथ ताबड़तोड़ हमले किए। वैसे तो ओवैसी देश में चल रहे कई मुद्दों पर बोले, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा को करारा जवाब देने की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसे आप हिमंता के बयान और ओवैसी के जवाब वाली कुंजी के जरिए समझिए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में मियां 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। आज ओवैसी ने कहा कि उन्हें पता है कि ऐसे शब्द 2 रुपए के भिखारी वाले हैं। हिमंता ने कहा कि मुसलमानों को वास्तविक किराए से कम देना चाहिए। ओवैसी का जवाब है, अगर असम के सीएम कहें तो 2 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है। हिमंता ने कहा था मियां मुसलमानों का बहिष्कार करो। वहीं ओवैसी का कहना है कि संविधान सबको बराबर का हक देता है, इसमें धर्म की जगह कहीं नहीं है। असम के सीएम ने यह भी कहा था कि छोटे छोटे काम से परेशानी होने पर मियां मुस्लिम राज्य छोड़ेंगे। पीएम हो या सीएम, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस रैली में ओवैसी ने और भी काफी कुछ कहा। यह कहा कि देश में मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आरोप क्या लगाए जा रहे हैं। भाषा का स्तर कैसे गिर रहा है, यह भी आप देखिए। आज सत्ता में हमने भाषा और आचरण के गिरते स्तर पर एक मर्यादा मीटर बनाया है। अगर इस खबर को इस मीटर पर देखा जाए तो इस पैरामीटर पर इसे मापे जाने के बाद क्या मिलेगा, आप जानिए। शब्द हैं कटाक्ष, अपमान, नफरत और सड़क छाप भाषा। यही इस खबर का कोड वर्ड है। ऐसा कटाक्ष किया जा रहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे। वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु एक ही है, वो है मियां मुसलमान। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो असम में रह रहे हैं, उन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है। इसकी संख्या अच्छी खासी है। सत्ता में भी इनकी भूमिका कई क्षेत्रों में अच्छी खासी है। असम में इसी वर्ष चुनाव होना है, ऐसे में इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी भर भर कर आ रही हैं।
जो कम्युनलिज्म के फ्रीलांसर लोग हैं, कम्युनलिज्म अगर इस सांप्रदायिकता के संक्रमण के फैलाने वाले फ्रीलांसर्स हैं, वो समय समय पर इस तरह से देश में जो है वो सांप्रदायिक संक्रमण फैलाने के काम में लगे रहते हैं और उनको लगता है कि इस तरह का सांप्रदायिक संक्रमण फैलाना ही उनकी सियासी सेहत का जो है वो कारण है। तो इसलिए वो करते हैं और इनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के सांप्रदायिक संक्रमण से भारत को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। OSCE must read what Dr. Himanta Biswa Sarma said, and rather than complaining or giving negative remarks on Dr. Himanta Biswa Sarma's statement, he should concentrate more for the population control of the minority Muslims all over India. ये बात एक सीएम का मुंह जबान का बात नहीं हो सकता, ये सड़क छप वाला आदमी का बात होगा। एक चीफ मिनिस्टर कैसे बोल रहे हो, पूरा के पूरा डेमोक्रेटिक राइट से मतलब बात बोल रहे हैं। बात ऐसा नहीं है, आने वाला चुनाव है, उनका हालत खराब है, अभी के धर्म के नाम पे वोट मांगना होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा और ओवैसी के बीच जुबानी जंग पहले भी हो चुकी है। आपको याद होगा, ओवैसी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। ये कहा था कि ये पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। इस पर ओवैसी को ये जवाब दिया गया था कि हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है, इसके लिए इस्लामिक देश में ओवैसी जाएं। जैसे जैसे असम में चुनाव की तारीख करीब आएगी, ऐसी प्रतिक्रियाएं आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। आपको ये भी बता दें कि असम में मियां मुसलमान कितने प्रभावी हैं और क्यों इसको लेकर राजनीति हो रही है। असम की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 3,50,00,000 है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि बांग्लादेशी मूल के मियां मुसलमान 2027 की जनगणना में 40% तक पहुंच सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में इनके महत्व को भी जानिए। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। मियां मुसलमानों का प्रभाव मुख्य रूप से मध्य और निचले असम के जिलों में है। उदाहरण के लिए धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, नागांव, मोरीगांव में, जहां वो बहुमत या महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं। असम की वर्तमान विधानसभा में कुल 31 मुस्लिम विधायक हैं। AIUDF जैसी पार्टियां मियां बाहुल क्षेत्रों में मजबूत हैं, जिनके पास 15 विधायक हैं। इससे मियां मुसलमान की भूमिका को समझ सकते हैं आप सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे की। पीएम आज 8 वर्ष के बाद 2 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे। इस साल ये उनका पहला विदेश दौरा है। मलेशिया पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं का एक ही कार में साथ सफर करना चर्चा का विषय बन गया। एक बार फिर पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी ने यह संदेश दिया कि यह दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और साझेदारी का प्रतीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत और मलेशिया की मजबूत दोस्ती और भविष्य को लेकर कई अहम बातें भी कही। वैसे तो प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। इसको लेकर कई समझौते होने की भी उम्मीद है, जिनकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से मलेशिया में बैठा एक शख्स डर से कांप रहा है। इसका नाम है जाकिर नाइक। वो जाकिर नाइक जिसके शब्दकोश में जहरीली तकरीरों का संकलन है, जिसके नाम के आगे पुलिस की क्राइम फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। वो जाकिर नाइक जो पिछले करीब 1 दशक से मलेशिया में बैठा है। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान जाकिर नाइक को लेकर कुछ सवाल एक बार फिर ट्रेंड करने लगे हैं। क्या बहुत जल्द मोस्ट वांटेड और नफरत के नायक जाकिर नाइक को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाएगा? क्या पीएम मोदी के इस दौरे से जाकिर नाइक को भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा? कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत से भागे जाकिर नाइक की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मलेशिया बहुत जल्द भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को भारत को सौंपने वाला है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी के दौरे में जाकिर नाइक पर भी चर्चा होगी।
विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पहले भी कई बार मलेशिया के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। जब तक जाकिर नाइक की वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ये चर्चा जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि परिणाम वही होगा जो भारत चाहता है। जिस जाकिर नाइक को भारत लाने की बात हो रही है, वो कट्टरता का चैंपियन है। उसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी अपना आदर्श मानते हैं। 2024 में जब जाकिर पाकिस्तान के दौरे पर गया तो जमाते इस्लामी के नेताओं ने उसका स्वागत किया था। वो लाहौर में आतंकी संगठनों के कमांडरों से मिला। वैसे तो वो खुद को धर्म का प्रचारक बताता है, लेकिन सच ये है कि धर्म की आड़ में ये नफरत का प्रचार और प्रसार करता है। भारत के कानूनी रिकॉर्ड्स में जाकिर नाइक के जहरीले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, जहां उसकी पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नाइक जहरीली तकरीरें करने के लिए कुख्यात है। इसके अलावा जाकिर पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के भी आरोप हैं। उस पर हेट स्पीच को लेकर कई केस भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से 2016 में जाकिर नाइक भारत से भाग गया था और बचने के लिए मलेशिया में जाकर शरण ले ली थी। इसके बाद 2017 में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। मतलब सच ये है कि जाकिर नाइक को इस वक्त मलेशिया में नहीं बल्कि भारत की किसी जेल में होना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे पर बात बनी तो ये बहुत जल्द संभव हो सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी आप ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत की जांच एजेंसियों को पहले ही जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का अनुरोध मलेशिया को भेजा जा चुका है। जांच एजेंसियों ने सारे डिटेल सबूत भी मलेशिया को सौंपे हैं। जाकिर नाइक के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी दिया गया है। अब मलेशिया की अदालत में आरोपों पर सुनवाई होगी। अदालत ये तय करेगी कि आरोप सही हैं या नहीं। हालांकि जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर आखिरी फैसला मलेशिया की सरकार को ही लेना है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। As far as the question of Zakir Naik is concerned, I can assure you that all issues will be discussed during the visit. We've had opportunities to discuss the issue in past visits also at various levels. And we will probably continue to take up the issue until all technical procedures are completed and we hope to get the outcome that we desire. प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से बहुत अहम है। मलेशिया में लगभग 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत और मलेशिया के रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन अब इन रिश्तों को एक नई दिशा मिलने जा रही है। दोनों देशों के बीच ऐसे समझौते हो सकते हैं जिससे द्विपक्षीय व्यापार में इजाफा हो, निवेश, उत्पादन और सप्लाई चेन मजबूत हो। मलक्का, जल, डमरू, मध्य और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी मजबूत साझेदारी पर बात होगी। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की साझी रणनीति पर बात होनी है। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसके संकेत भी दिए। ये कहा, विकास की इस यात्रा में दोनों देश एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है, ये एशिया की सफलता है। वैश्विक स्तर पर आ रही आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत का फोकस क्षेत्रीय सहयोग पर बढ़ा है। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह इस रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत ईयू और अमेरिका के बाद आसियान से भी ट्रेड डील चाहता है। इन देशों में भारतीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर की तलाश है। On the scale and future potential India-Malaysia friendship in his speech just now.
Not just that, he came to the airport to welcome me. And he brought me here in his car. These special gestures reflect his love and respect for India and for all of you. Our relationship with Malaysia is scaling new heights each year. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. सत्ता की अगली खबर एक ऐसी डील की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की डिटेल्स आ गई हैं और आज जैसे ही ये रिलीज हुई तो पॉलिटिकल सर्कल में हंगामा मच गया। सरकार पर देश हित से समझौता करने, किसान विरोधी फैसला लेने और ट्रंप के दबाव में काम करने का आरोप लगा। लेकिन भारत सरकार इस डील को ऐतिहासिक बता रही है। इस डील से अमेरिका भी काफी खुश है, लेकिन इसी खुशी में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जो भारत को इसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन पर बड़ी रणनीतिक बढ़त दे रहा है। अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया है जो पाकिस्तान और चीन का नक्शा बिगाड़ रहा है, उसे परेशान कर रहा है। हमने डील और डील पर हो रही लोकल पॉलिटिक्स पर सत्ता की डिटेल्ड कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले वो सोशल मीडिया पोस्ट देखिए जो पाकिस्तान और चीन को बहुत चुभने वाला है। दरअसल भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क बनाया है उसे बताते हुए अमेरिकी ट्रेड ऑफिस ने भारत का एक मैप शेयर किया जिसमें बताया गया कि अमेरिका कौन कौन सा सामान भारत को बेचेगा। इस मैप को देखकर आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि इसमें नया क्या है। तो खास बात यह है कि इस मैप में पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला पीओके और चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब तक अमेरिका पीओके को अलग रंग और डॉटेड लाइंस में दिखाता रहा है, लेकिन आज अमेरिका ने पूरे के पूरे भारत को एक रंग में दिखाया है। यह संकेत है कि अमेरिका ने रणनीतिक तौर पर भारत के दावे को मंजूर किया है, जो पाकिस्तान और चीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज जितनी चर्चा भारत अमेरिका ट्रेड डील की है, सोशल मीडिया पर उस तरह की चर्चा इस मैप की भी है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका पूरी तरह से भारत की लाइन पर है। हालांकि एक मैप के जारी होने से पूरी नीति नहीं बदल जाती है, लेकिन संकेत तो मिलते ही हैं जो पाकिस्तान और चीन के लिए अच्छे नहीं हैं। अब उस डील पर आते हैं जिसकी डिटेल्स ने वीकेंड पर भी नेताओं को बयान देने पर मजबूर कर दिया है। घनघोर राजनीति हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार सफाई दे रही है। इसीलिए न्यूज मित्रों को भी समझना चाहिए कि इस डील के बड़े डिटेल्स क्या हैं। इसमें पहली बड़ी बात यह है कि अमेरिका का 50% वाला टैरिफ खत्म हो गया है। अब भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया। अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है। भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे। भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन यानी लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए का बाजार खुल जाएगा। अगले 5 वर्षों में अमेरिका से कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदेगा। समझौते में यह साफ है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम खाद्य पदार्थों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ वो भोजन होते हैं जिसमें पौधे या जानवर के डीएनए को वैज्ञानिक तरीकों से बदला जाता है। इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर दुनिया में एक बहस है। अमेरिका इसे भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया है। वैसे अमेरिका अपने यहाँ जीएम खाद्य पदार्थों को बेचता है। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू, एवोकाडो, केला, आम, अनानास, मशरूम जैसे कई फल, सब्जियां और कुछ बेकरी उत्पाद भी अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात हो सकेंगे। इस डिटेल के अलावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर कुछ और जानकारी भी दी, जिसमें यह दावा किया गया है कि गेहूं, कोपरा, स्यामक, कोदो, बाजरा, कंगनी, ओट्स, मैदा, आटा, रागी, अमरंथ, मक्का, चावल, जौ, जवार,
छिलका रहित अनाज का अमेरिका भारत में निर्यात नहीं कर सकता। इसमें यह कहा गया है कि दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, बटर ऑयल, पनीर को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। सब्जियों में देखें तो आलू, मटर, बीन्स, मिक्स्ड प्रोसेस को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मसालों को संरक्षित करने का दावा है। जो पोस्ट जारी किए गए हैं उनके मुताबिक काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, जीरा, हींग, अदरक समेत कई तरह के मसाले अमेरिका भारत में नहीं बेच पाएगा। भारत सरकार का दावा है कि ये दोनों देशों के लिए बेहतर है। इससे भारत को अमेरिका का बड़ा बाजार मिल गया है, जो उसे पड़ोसियों पर एक बढ़त देगा। एक बार सुनिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है। जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर 0 रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया था, तब से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि इसमें क्या है, क्या भारतीय हितों से समझौता किया गया है। सरकार ने आज ये साफ कर दिया कि हितों से समझौता नहीं है। बावजूद इसके सवाल उठ रहे हैं। सबसे तीखा हमला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारत की ओर से आत्मसमर्पण बताया है। अखिलेश यादव ने पूछा कि भारत के हितों के आत्मसमर्पण की मजबूरी के पीछे छिपा गहरा राज क्या है। क्या डील के नाम पर बीजेपी सरकार डॉटेड लाइन पर केवल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। उन्होंने ये भी कहा कि डील एक तरफा नहीं होती है। फिर बीजेपी ये बताए कि 0 बड़ा या 18। आपको बता दें कि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने भारत पर 18% का टैरिफ लगाया है, जबकि सरकार ने जवाब में सभी सामान पर 0 टैरिफ लगाया है। कांग्रेस ने इस डील को सरकार का सरेंडर कहा है। हालांकि पीएम मोदी ने भी इस फ्रेमवर्क के सामने आने के बाद बयान जारी किया और ये कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास, गहराई और मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में है। अमेरिका ने हम पर दबाव बरकरार रखा है। आप जब डिटेल मालूम हो जाएगा ना, कांग्रेस के मुंह में ताला लग जाएगा। आप जब डिटेल मालूम हो जाएगा ना, कांग्रेस के मुंह में ताला लग जाएगा। डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जैसे वेनेजुएला को चला रहे हैं, वैसे ही वो भारत को भी चलाएंगे
वो कहेंगे सीज फायर तो हम कहेंगे सीज फायर, वो कहेंगे उससे खरीदो तो हम कहेंगे जी मालिक उससे खरीदेंगे। ऐसे क्या? आपने क्या पूरे देश को अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया? We are a democracy. We claim to be the largest democracy in the world, but the trade deal was not explained on the floor of the parliament by government of India, whereas it is delivered or it is made public by United States of America. हमारी सारी फसलें सुरक्षित है। ये तो देंगे ना। अमेरिका से ना तो मक्का आएगा ना गेहूं आएगा। जो समझौता हुआ है किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। अधिकांश चीजों पर हमारा टैरिफ बुरे से बुरे दौर में, अच्छे से अच्छे दौर में 2.9% था। धमकी से उसको 50 ले जाया गया। तेल यहाँ खरीदोगे, वहां नहीं खरीदोगे, उससे कम खरीदोगे, उससे बिल्कुल नहीं खरीदोगे। फिर उस 50 को घटा के 18 पे। ये जश्न मनाने की बात है। आर्ट यू मिसलीडिंग द एंटायर नेशन? कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इसकी असली लड़ाई सोमवार से तब शुरू हो गई जब संसद की कार्यवाही शुरू हो गई। विपक्षी दलों के तेवर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमवार को ट्रेड डील पर गुस्से की ये चिंगारी हंगामे वाली आग में तब्दील हो सकती है। अगली खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर आज मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका नाम था नए क्षितिज। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हुआ। आप ये जानकर थोड़ा हैरान हो सकते हैं कि इस कार्यक्रम में उनके भाषण को सुनने कौन आया था। शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन सलमान खान मोहन भागवत का भाषण सुनने पहुंचे थे। सोचिए, ऐसा आपने कब देखा था कि सलमान खान मोहन भागवत को सुनने पहुंचे हों। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार्यक्रम और मोहन भागवत का भाषण कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। हालांकि उनके अलावा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति, फिल्म अभिनेता, इजरायल और ब्रिटेन के राजनयिक समेत अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपना काम बिना किसी का विरोध किए करते हैं। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे इसी अपने समाज के अंग है, उनको भी संगठित करना ही है। वो विरोध करते ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम सब लोगों की एक पहचान है, उस पहचान को हम हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बताने वाला वही शब्द है, दूसरा नहीं है। ये सर्वपरिचित है और ये हमारे समाज को चिपक गया है। मैं कभी मुसलमानों से संवाद करता हूँ, ईसाइयों से संवाद करता हूँ, तो आप भी हिंदू हो कहने से कहते हैं हम बिल्कुल हिंदू नहीं है। ठीक है भाई, क्या है, हिंदू ही है। हम दुनिया के, हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। महाशक्ति अब डंडा चलाती है, चला ही रही है, दिख ही रहे हम। ऐसा हमको नहीं बनना ना। हम विश्व गुरु बनेंगे और भाषण से नहीं सिखाएंगे, डोमिनेशन से नहीं सिखाएंगे। वी विल लीड फ्रॉम विद इन, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना है इसलिए। उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ।